हमारे प्यारे मित्रों, मैं श्री प्रिंस कुमार आप सभी को हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि सिविल सर्विस में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का कितना महत्व है, इसी को देखते हुए मैं आज एक टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं जो बहुत ही बेसिक फेनोमेना है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के अंतर्गत, जिसे आप भी शायद जानते ही होंगे और नहीं जानते होंगे तो आपके लिए बहुत ही तार्किक और समझ विकसित करने वाला ये टॉपिक है, क्योंकि आगे के टॉपिक से यह लगभग इंटरलिंकिंग के पश्चात ही आपको एक समझदारी डेवलप करेगी ताकि आप चीज़ को समझ सकें। मित्रों, मैं आपसे कहूँ तो जो आपके सामने आप देखते हैं, जो वायुमंडल पर जो मैं पिछले लेक्चर में बात भी किया था फ्रेंड्स, तो वायुमंडल जिसमें विशेष प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो गैसों का एक आवरण है वो वायुमंडल का एरिया है। एक वायुमंडल है, एक जलमंडल है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के जो गैस पाए जाते हैं, इसकी चर्चा मैं पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैं जलमंडल पर कुछ विशेष चर्चा करना चाहूँगा। जलमंडल जो है, जिसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है कि जल ही जीवन है। कभी कभी आप इस चीज़ को सुनते भी होंगे। इसका अर्थ हुआ फ्रेंड्स कि जीवन के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं बल्कि कह लीजिए तो कि अति आवश्यकता है, जिसे ना होने पर मेरी जान की भी खतरा है या जीव जंतु की जान की भी खतरा है। और जल में भी फ्रेंड्स दो प्रकार के जल हैं, एक मीठा जल है और एक खारा जल है। आपसे मैं कहूँ तो मात्र मीठा जल का जो प्रतिशत है वो मात्र 2.7% है। इसमें भी कहा जाए तो पूरा जल धरातलीय जल नहीं है। कुछ जल हिम के रूप में है, कुछ जल नदियों में है, कुछ जल झीलों में है, मृदा में है। इस तरीके से अलग अलग कहा जाए तो कि जगहों पर उपस्थित है या पदार्थों में उपस्थित है फ्रेंड्स। जबकि भूमंडल पर लगभग 71% जल की मात्रा है, उसमें से 97.3% जल जो है, लगभग 97.3% जल महासागरीय जल है, जो लवणता की अथक गहराई में। दूसरा, अगर अगले बात करूं मित्र, पहला वायुमंडल, दूसरी जलमंडल और तीसरा थल मंडल की बात मैं कर लूं, जिसे आप कहते हैं लिथोस्फीयर। मित्रों, ये जो पृथ्वी है, इसकी मोटाई कहा जाए तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग है, इसकी बनावट संरचना ही अलग अलग रहा है। मुख्य रूप से आपसे दो बातें कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि एक तो कि पृथ्वी पर महाद्वीप है और एक महासागर है। महासागर की सतह और महाद्वीप की सतह, जो महाद्वीप है उसकी सतह की जो मोटाई है वो 35 किलोमीटर है और महासागर की सतह की जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर है। इसीलिए आप कभी कभी सुनते होंगे कि महासागर में कटक का निर्माण हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, क्योंकि उसकी जो सतह है, ऊपरी सतह, उसकी मोटाई बहुत कम है फ्रेंड्स। हालांकि मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा कि किस चीज़ से बना हुआ है, इसका लेक्चर आगे दूंगा। मैं आज सिर्फ जीवन के बारे में समझाना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स। आपको मैं बता दूं कि जहाँ पे वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल का सम्मिश्रण होता है, वहाँ ही जीव मंडल का निर्माण होता है, जिसे बायोस्फीयर कहते हैं। और जीव मंडल में ही जीवन पाया जाता है। और जीवन का अर्थ है मित्रों, जो आप समझ ही रहे हैं, जीवन का अर्थ किससे है? सजीव से है, जीव जंतु से है मित्रों। और हमेशा जो जीवन का निर्माण हुआ है, दो कंपोनेंट को मिलने से हुआ है, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट। जो बायोटिक कंपोनेंट है, जैविक घटक हैं, उस वैसे घटक को कहा जाता है जिसमें पेड़ पौधा शामिल हैं, जीव जंतु शामिल हैं, पशु पक्षी शामिल हैं। यानी आपसे मैं एक लाइन में कहूं फ्रेंड्स, तो जिसमें जीवन है
वो जैविक घटक के अंतर्गत शामिल है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ज़्यादा कुछ इधर उधर बात करने की नहीं। और मैं खास कर यहाँ पर जोर देना चाहूँगा, जैविक घटक में कहीं कहीं यूपीएससी में प्रश्न या पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। जैविक घटक में 3 प्रकार के कहा जाए तो घटकों के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला उत्पादक, जो पेड़ पौधा है फ्रेंड्स, जिसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं इंग्लिश में। आप जानते हैं कि जितने भी उत्पादक होते हैं वो हरे पेड़ पौधा होते हैं मुख्य रूप से, जो अपना भोजन स्वयं 4 कच्चे पदार्थ की उपस्थिति में तैयार करता है। वो 4 कौन कौन है फ्रेंड्स? थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जान लें, हालांकि आप जानते भी होंगे मित्र। तो CO2, H2O, क्लोरोफिल और एक सौर प्रकाश, जो सौर ऊर्जा है। ये चारों की उपस्थिति में ही पेड़ पौधा अपनी भोजन स्वयं बनाती है और जिसके कारण उत्पादक के रूप में शामिल होता है। और वही उत्पादक जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु तो नहीं कह सकते फ्रेंड्स, पेड़ पौधा कहें, माफ कीजिएगा, पेड़ पौधा से अनेकों प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो भोजन प्राप्त करते हैं। मित्रों, एक उपभोक्ता होता है जो जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, यानी मनुष्य भी शामिल है, हम और आप सब हैं। इसमें कहा जाए मित्रों तो जो कहा जाता है कि उत्पादक पर निर्भर होता है वही उपभोक्ता होता है। फ्रेंड्स, अगला अगर हम बात करें, अपघटक या ह्रासकारी एक अपघटक के रूप में शामिल है। अगर मान लीजिए कि जो भी जैविक पदार्थ का अगर ह्रास होता है या जीव नाश होता है, जैसे या तो मनुष्य का समापन हो, कहा भी जाता है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा 5 तंत्र मिली बना शरीरा। तो मनुष्य जब इसकी डेथ हो जाती है तो 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं। उसी तरीका से पेड़ पौधा का भी विलीनता होती है। तो आप देखे होंगे कि उसमें कीड़े मकोड़े लग करके जीवाणु वगैरह क्या करता है, उसको खा करके अपना जीवन बचाता है और वो अपघटककारी कहलाता है। मित्रों, ये पूरे के पूरे जैविक कंपोनेंट के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जिसमें जीवन शामिल नहीं है फ्रेंड्स, उसको यहाँ रखा गया है। जिसमें कहा जाए तो जलवायु, तापमान, वर्षण, आर्द्रता जो देख रहे हैं आप, वो सब अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इसका मुख्य कारण है कि प्रकाश हो, तापमान हो, क्या इसमें जीवन है? क्या इसमें सजीव का गुण लक्षण है? तो जी नहीं है। ये करता क्या है कि बस जो भी जैविक पदार्थ है उसके साथ अजैविक पदार्थ जैसे प्रकाश है, तापमान है, ये सब मिल कर करके उसको प्रोत्साहित करता है ताकि उसका विकास हो सके। जैसे आपसे हम कहें फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में पौधा अपना भोजन बनाती है। आप इस बात से सहमत हैं? मैं भी सहमत हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि घर में रख देंगे कोने में जहाँ प्रकाश की लाइट नहीं पहुँच रही, सूर्य की लाइट नहीं पहुँच रही, वहाँ पर क्या होगा मित्र, बताइए? तो उसका विकास नहीं होगा। इसका मतलब है कि जैविक पदार्थ यानी जैविक जितने भी कंपोनेंट हैं उसके विकास में अजैविक घटक का योगदान रहा है। और हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी क्रम में जब जैव पारिस्थितिकीय तंत्र पढ़ाएंगे तो एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि यही जैविक और अजैविक दो ही कंपोनेंट बहुत काम करेंगे। ये दोनों अगर कंप्लीट है तो यही दोनों के सम्मिश्रण से ही आपको पूरी इकोलॉजिकल सिस्टम को देखना होगा। जैसे अगर हम आपसे कहें तो थोड़ी सी आपसे एक बातें कहना चाहूँ, जैविक और अजैविक पदार्थों के पारस्परिक जो संबंध होते हैं उसका जहाँ भी हम स्टडी करेंगे उसको हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत, इकोलॉजी के अंतर्गत ही हम रखते हैं मित्रों। जो इकोलॉजी की चर्चा हम अगले टॉपिक से मुख्यतः करेंगे।
आप जानते हैं कि 1869 ईस्वी में हेकल ने इसका जो है सबसे पहले खोज भी किया था और उन्होंने यह बताया कि किस तरीके से इकोलॉजी एक साइंस का पाठ है जो दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है, जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच। मित्रों, मैं आपसे इस लेक्चर के माध्यम से तो इतना ही बातें रखने का प्रयास किया हूँ, लेकिन अगले लेक्चर में इससे आगे की ओर हम बढ़ेंगे। बस कंटिन्यूटी को आप बरकरार रखें। नमस्कार फ्रेंड्स।